कंपनियों का आगमन। इसमें एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। कुल क्वेश्चन की संख्या 25 है। आधुनिक इतिहास से लिया गया है। यह किसके लिए उपयोगी है? बिहार पुलिस, बीपीएससी, बिहार दरोगा और सीडीपीओ, यानी कि इसके लिए उपयोगी भी। और इन सभी के क्वेश्चनों को देखकर ही ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार का एकाधिकार महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा किस वर्ष दिया गया था? महारानी एलिजाबेथ द्वारा किस वर्ष दिया गया था? तो किस वर्ष दिया गया था? 1600 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1600 ईस्वी में। आइए देखते हैं कुछ इसके डिस्कशन। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार दिया। कितने वर्षों के लिए दिया था? 15 वर्षों के लिए। इस समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? अकबर। कौन था? अकबर। बाद में 1609 में जेम्स प्रथम ने, जब इंग्लैंड का सम्राट जेम्स प्रथम बना, तो इस फरमान को जो 15 वर्षों के लिए पहले था, यह इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। अगला सवाल, कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में किस मुगल सम्राट के दरबार में व्यापारिक अनुमति लेने पहुंचा था? तो इसका सही जवाब जहांगीर। किसके शासन में आया था? जहांगीर के शासनकाल में। हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर, हॉकिंस जो था जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचा। और जेम्स प्रथम कब बना था वहाँ का सम्राट? 1609 ईस्वी में। यहाँ आपको पहले बताए हैं 1609 ईस्वी में। अब आ गया ये। जहांगीर ने उसे इंग्लिश खान की उपाधि दी। जहांगीर ने हॉकिंस को किसकी उपाधि दी? इंग्लिश खान की। और 400 से मनसब भी प्रदान किया। वह तुर्की और फारसी का अच्छा ज्ञाता था, इससे कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। अगला इसे बिहार के स्पेशल सवाल। बिहार के चौथा ऑप्शन 1734। इसका सही जवाब 1632 है। डच फैक्ट्री वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में स्थित है। जो पटना कॉलेज इसकी उत्तरी इमारत में स्थित है। डच की फैक्ट्री, फैक्ट्री मतलब एक ऑफिस टाइप का। डचों की प्रमुख यानी मुख्य रुचि बिहार में सोरा यानी सल्फेट नहीं, साल्ट पीटर। क्या? साल्ट पीटर और सूती वस्त्रों में थी। साल्ट पीटर उस टाइम में मतलब बम बनाने में काम आते थे, इसीलिए लोग बिहार में आना चाहते थे। ऐसे लोग देखेंगे आप लोग कि जितने भी इस कंपनियाँ आई हैं कुल समुद्री तट पर थी, लेकिन बिहार में आने का उनका एक ही मकसद था, साल्ट पीटर जिसे बम बनाया जाता था उस टाइम। अभी के ज़माने के बोले परमाणु बम टाइप का। 18वीं सदी तक डच व्यापार बिहार में काफ़ी प्रभावशाली रहा। अगला सवाल, अंग्रेजों ने बिहार में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1620 ईस्वी में कहाँ स्थापित करने का प्रयास किया था? ऑप्शन है आलमगंज पटना, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी पूर्णिया। तो इसका सही जवाब क्या है? आलमगंज पटना। क्या इसका जवाब है? आलमगंज पटना। इसका सही आंसर है आलमगंज पटना। अंग्रेजों का यह पहला प्रयास 1620 में विफल रहा और कोठी जल्द ही बंद हो गई, यानी कि यह कोठी ज़्यादा दिन तक चली नहीं। अंग्रेजों को बिहार में वास्तविक सफलता 1651 अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना के साथ मिली। उस समय बिहार व्यापारिक दृष्टि से पूरे उत्तर भारत में प्रमुख था। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? पुर्तगाली 1498 में। आप लोग जानते हैं कि पुर्तगाली में भारत कब आया था? 1498 में। अंग्रेज भारत कब आया था? 1600 ईस्वी में। डच भारत कब आया था? 1602 ईस्वी में। लेकिन फ्रांसीसी भारत कब आए थे? फ्रांसीसी भारत आए थे 1640 ईस्वी में। भारत में कब आए थे? 1600 नहीं, लेकिन फ्रांसीसी भारत कब आए थे? फ्रांसीसी भारत आए थे 1664 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे। उसका नाम क्या था? वास्को डी गामा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनी और ब्रिटिश में 1600, यानी कि ब्रिटिश में 1600 में बनी और ये भारत कब पहुंचा? 1602 ईस्वी में। आइए अगला सवाल, जॉब चार्नॉक ने किस वर्ष सूता नदी, कलकत्ता में है,
अंग्रेजी कोठी की स्थापना किया? पहला सवाल 1686, दूसरा सवाल 1690, तीसरा सवाल 1698, नहीं, पहला ऑप्शन 1686, दूसरा ऑप्शन 1690, तीसरा ऑप्शन 1698 और चौथा ऑप्शन 1700। इसका सही जवाब है 1690। आइए देखते हैं। जोब चर्नो कलकत्ता शहर के संस्थापक माने जाते हैं। चर्नो जो कलकत्ता शहर के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने सूतानुती, कलिकाता और गोविंदपुरी को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी थी। बाद में 1700 में यहाँ फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ। फोर्ट विलियम निर्माण किसने करवाया था? सर जॉन विलियमसन। अब अगला सवाल, मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा अंग्रेजों को शाही फरमान किस वर्ष जारी किया गया था? ऑप्शन है 1715, दूसरा ऑप्शन 1717, तीसरा ऑप्शन 1719, चौथा ऑप्शन 1721। इसका सही जवाब क्या है? 1717। इस फरमान के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक के बदले मुफ्त व्यापार की अनुमति मिली थी। इतिहासकार ओम्स ने इस ब्रिटिश कंपनी को मैग्ना कार्टा कहा था। इसे कंपनी को अपने सिक्के ढालने का अधिकार प्रदान किया गया था। यानी कि मुगल बादशाह फर्रुखसियर को 3000 रुपये प्रति वार्षिक रुपये में देकर कंपनी अपना सिक्का यानी कि अपना मुद्रा चलाना शुरू कर दिया। अगला सवाल, अंग्रेजों के भारत आगमन के प्रारंभिक वर्षों में उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? कहता है कि अंग्रेज जब भारत में पहली बार आए थे तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य था व्यापार और लाभ कमाना। क्या था? व्यापार और लाभ कमाना। आइए देखते हैं। शुरुआत में अंग्रेजों का नारा था भूभाग नहीं व्यापार। भूभाग नहीं, क्या था? व्यापार। उनका प्राथमिक लक्ष्य भारतीय मसालों, सूती वस्त्रों, रेशम के व्यापार से मुनाफा कमाना था। राजनीतिक सत्ता का विचार प्लासी युद्ध के बाद प्रबल हो गया। जब प्लासी का युद्ध उसने लड़ लिया तब उन्हें लगा कि हम भारत में शासन भी कर सकते हैं। पुर्तगाली व्यापारी अपने साथ बिहार के बाजारों में मुख्य रूप से क्या लाते थे? पुर्तगाली व्यापारी अपने साथ बिहार के बाजारों में मुख्य रूप से क्या लाते थे? ऑप्शन ए सूती वस्त्र, ऑप्शन 2 मसाला और चीनी मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन 3 सोरा, ऑप्शन 4 अफीम। सही जवाब यहाँ क्या है? मसाला और चीनी मिट्टी के बर्तन। पुर्तगाली हुगली से रास्ते अपने नावों को लेकर पटना तक आते थे। वो कलकत्ता से कैसे आते थे? नाव से पटना तक आते थे गंगा नदी से होते हुए। वो बिहार से वापसी में सूती वस्त्र, विशेषकर पतले कपड़े ले जाते थे। बिहार के व्यापारिक नेटवर्क में पुर्तगाली सबसे पहले आने वाले यूरोपीय थे। वह बिहार मसाला और चीनी मिट्टी के बर्तन लेकर आते थे और बिहार से जब जाते थे तो सूती वस्त्र को लेकर जाते थे। अगला सवाल, बिहार से यूरोपियों को मुख्य रूप से किस वस्तु का निर्यात प्राप्त होता था? ऑप्शन ए चाय चीनी, ऑप्शन बी सोरा और अफीम, ऑप्शन सी लौह अयस्क, ऑप्शन डी केवल मसाला। देखते हैं इसका आंसर। इसका सही जवाब है सोरा और अफीम। क्या है? सोरा और अफीम। सोरा साल्टपीटर बारूद बनाने के लिए अनिवार्य था जिसे यूरोप में भारी मांग थी। बिहार का सोरा पूरी दुनिया में उत्तम गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध था। कैसा गुणवत्ता था? उत्तम गुणवत्ता। बाद में अंग्रेज ने बिहार के अफीम व्यापार पर भी एकाधिकार कर लिया। जब अंग्रेज आए तो अफीम पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। अगला सवाल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये सवाल ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां ये सवाल पूछा नहीं गया हो। ऑप्शन सी बेनस्टीटाट, ऑप्शन डी जॉर्ज बेलेजली। तो इसका सही जवाब क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद जब वह प्लासी का युद्ध जीत लिया तब वह बंगाल में ब्रिटिश प्रभाव स्थापित किया। उन्हें स्वर्ग से जन्मा सेनानायक कहा जाता था। जब वह बंगाल के प्लासी का युद्ध जीत लिया तब उन्हें लोग स्वर्ग से जन्मा सेनानायक, यानी कि वह प्रथम अंग्रेज था जो भारतीयों में सत्ता स्थापित करने में सफल रहा। उन्होंने बंगाल में पहली बार द्वैध शासन लागू किया। कैसा शासन लागू किया? द्वैध शासन। द्वैध शासन में ये होता था कि अंग्रेजों को
शासन करने का कोई विशेष अनुभव नहीं था, तो उन्होंने पैसा वसूल, यानी कि जो लगान और मतलब मालगुजार जैसे पैसे वाले सारे काम अंग्रेज रख लिए थे। और उन्हें निर्णय करना, जिससे किसी भी झगड़ा हुआ तो वो राजा के पास जाएंगे, किन्हीं को कोई परेशानी है तो राजा के पास जाएंगे, अंग्रेज से किसी को दिक्कत हुआ तो वो राजा के पास जाएंगे। लेकिन राजा के पास तो पैसे का कोई संसाधन था नहीं, तो वो लोगों की मदद कर नहीं पाते थे और ये सत्ता धीरे धीरे गिरती चली गई। अगला सवाल, प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? पहला ऑप्शन मीर जाफर, दूसरा ऑप्शन मीर कासिम, तीसरा ऑप्शन सिराजुद्दौला, चौथा ऑप्शन अली बर्दी खां। तो इसका सही जवाब कौन सा है? सिराजुद्दौला। कौन सा है? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने अपने सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण यह ऐतिहासिक युद्ध हार गया। कहता है कि जब अंग्रेज और बंगाल के नवाब में जब युद्ध हो रहा था, तो मीर जाफर है वह सेना नायक था। किसका? बंगाल के नवाब का सेना नायक था। बंगाल के नवाब का क्या था? सेना नायक था। कौन? मीर जाफर। उसने अपनी सेना को लड़ने का हुक्म ही नहीं दिया, जिससे अंग्रेजों ने बलपूर्वक उन्हें कुचल दिया। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की वास्तविक नींव रखी। यह युद्ध नदिया जिले में गंगा की सहायक नदी भागीरथी के तट पर हुआ था। प्लासी का युद्ध। अगला सवाल, बक्सर का युद्ध 1764 के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बक्सर का युद्ध जब हुआ था 1764 में, तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, हेनरी बेंसिटाट, तीसरा लॉर्ड डलहौजी, चौथा लॉर्ड कैनिंग। इसका सही जवाब है हेनरी बेंसिटाट। बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर बेंसिटाट था, जबकि क्लाइव इंग्लैंड में था। बक्सर के युद्ध अंग्रेजों के लिए प्लासी से भी अधिक निर्णायक साबित हुआ। इस जीत ने अंग्रेज को उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया। जब प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बंगाल, बिहार और यूपी सभी पर अंग्रेजों का राज हो गया। क्या हो गया? राज हो गया। अगला सवाल, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन किसने नेतृत्व किया? रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही जवाब क्या है? हेक्टर मुनरो। मेजर हेक्टर मुनरो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और मीर कासिम की संयुक्त सेना लड़ी थी। इस युद्ध आधुनिक बिहार के बक्सर नामक स्थान पर लड़ा गया था। इस विजय के साथ ही बिहार और बंगाल पर अंग्रेजों का पूर्ण प्रभुत्व जमा हो गया। अगला सवाल, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1965 को किन के बीच हुई थी? क्लाइव मीर जाफर, क्लाइव शाह आलम द्वितीय, क्लाइव सिराजुद्दौला, मुनरो और मीर कासिम। इसका सही जवाब क्या है? क्लाइव और शाह आलम द्वितीय। इस संधि के माध्यम से मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। कहाँ कहाँ की दीवानी प्राप्त हुई? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। बदले में कंपनी ने सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। यह भारत में ब्रिटिश सत्ता के कानूनी आधार की शुरुआत थी। अगला सवाल, दीवानी अधिकार से क्या तात्पर्य है? दीवानी मतलब क्या होता है? शांति व्यवस्था बनाए रखना, भू राजस्व वसूलने का अधिकार, न्याय व्यवस्था का अधिकार, सैन्य प्रशासन का अधिकार। दीवानी क्या होता है? भू राजस्व वसूलने का अधिकार। दीवानी अधिकार मिलने के बाद कंपनी को राजस्व और वित्त का सीधा नियंत्रण मिल गया। इस कंपनी को वित्तीय आत्मनिर्भरता बढ़ी और अपनी सेना को मजबूत किया। प्रशासनिक कार्य, निजामत। प्रशासनिक कार्य किसके पास था? नवाब के पास। किसके पास था? नवाब के पास। औपचारिक रूप से नवाब के पास ही रहे थे, लेकिन प्रशासनिक का बिना पैसे का कैसे किया जाएगा? बंगाल में द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत किसने किया? किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव। किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैध शासन में कंपनी के पास अधिकार थे, लेकिन वो कोई उत्तरदायित्व नहीं था।
इसके तहत राजस्व कंपनी वसूलती थी जबकि शासन नवाब चलाते थे। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में इस भ्रष्ट और विफल व्यवस्था को समाप्त कर दिया। जब वारेन हेस्टिंग्स जब सत्ता में आया तो 1772 में इसे नष्ट कर दिया। अगला सवाल, 1765 में बिहार का नायाब दीवान किससे नियुक्त किया गया? डेप्यूटी दीवान। ऑप्शन रजा खान, दूसरा राजा सिताब राय, तीसरा जगत सेठ, चौथा मीर मदन। इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब क्या है? राजा सिताब राय। अंग्रेजों ने सीधे शासन के बजाय भारतीय प्रतिनिधियों के माध्यम से राजस्व वसूली करवाई। बिहार के लिए राजा सिताब राय और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया गया। सिताब राय का कार्यकाल पटना में स्थित था, कार्यालय पटना में स्थित था। अगला सवाल, द्वैध शासन के अंतर्गत निजामत का कार्य किसके पास था? निजामत मतलब जो वहाँ का राजपाट देखे, ऐसा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, बंगाल के नवाब के पास, मुगल सम्राट के पास। बिहार का नायाब किसके पास था? बंगाल के नवाब के पास। निजामत का अर्थ होता है पुलिस, न्याय और शांति बनाए रखना। नवाब के पास ये जिम्मेदारियां तो थी लेकिन उनके पास कोई स्वतंत्र आर्थिक शक्ति नहीं थी। यही कारण है कि द्वैध शासन पूरी तरह विफल रहा और जनता का शोषण बढ़ा। अगला सवाल, द्वैध शासन प्रणाली के विफल होने का मुख्य कारण क्या था? नवाब के पास शक्ति का अभाव, दूसरा ऑप्शन उत्तरद्वैत रहित अधिकार, तीसरा अत्यधिक भू राजस्व वसूली, चौथा उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब क्या है? उपरोक्त सभी। कंपनी ने बिना किसी जवाबदेही के असीमित वित्तीय अधिकार अपने पास रखा। किसानों पर कर का बोझ असहनीय हो गया जिससे 1770 का भीषण अकाल पड़ा। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई क्योंकि नवाब के पास धन का अभाव था। अगला सवाल, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? इसका ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन। इसका सही जवाब क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव ने ब्रिटिश सेनाधिकारियों को मिलने वाले दोहरे भत्ते को बंद कर दिया। इसके विरोध में मुंगेर और इलाहाबाद में गोरे यूरोपीय अधिकारियों ने विद्रोह कर दिया। रॉबर्ट ने अत्यंत कड़ाई से इस विद्रोह का दमन कर दिया। चलते हैं अगला सवाल पर। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित किया था? पटना, मुंगेर, भागलपुर, आरा। तो कहाँ किया था? मुंगेर। क्योंकि मीर कासिम को डर था कि अगर राजधानी से मुर्शिदाबाद रहेगा तो उस पर अंग्रेजों का बोझ रहेगा, इसलिए उन्होंने चुपके से अपनी राजधानी कहाँ बना लिया? मुंगेर। कहाँ बना लिया था? मुंगेर। मीर कासिम कलकत्ता के अंग्रेज अधिकारियों का हस्तक्षेप से दूर रहना चाहता था। मुंगेर ने उसे सेना का आधुनिक बनाकर हथियार का कारखाना स्थापित किया। आज भी मुंगेर में बंदूक आराम से मिलते हैं। उसकी यही स्वतंत्र मानसिकता अंग्रेजों के साथ टकराव का कारण बन गया। बंगाल के किस गवर्नर ने व्यापार की समिति सोसाइटी ऑफ ट्रेड का गठन किया? ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी बेंशी टार्ट, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही जवाब क्या है? रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव ने कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर रोक लगा दिया। इसका उद्देश्य नमक, सुपारी, तंबाकू के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार स्थापित करना था। समिति से होने वाला लाभ सैन्य अधिकारियों के बीच बांट जाता था। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध अंग्रेजों की भारत की वास्तविक प्रभुसत्ता स्थापित करने के वाला माना जाता है? प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी बांडीवास का युद्ध, ऑप्शन डी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। वास्तविक सत्ता किसके माना जाता है? बक्सर के युद्ध के बाद। प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्र था लेकिन बक्सर का युद्ध एक सैन्य शक्ति का वास्तविक प्रदर्शन था। इस युद्ध में सिद्ध कर दिया कि अब भारत का भविष्य यूरोपीय शक्तियों के हाथों में नहीं रहेगा। इसके बाद ही अंग्रेज को कानूनी रूप से दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया। इसमें हारने का मुख्य कारण था भारतीयों के पास वही ट्रेडिशनल गदा, तलवार, बर्छा, भाला यही सब था, लेकिन अंग्रेजों के पास आधुनिक बंदूकें। आप तलवार ले कितना दूर से लड़ेंगे और बंदूक से गोली दूर से मारे ढाएं, खेल खत्म। यही कारण था बक्सर का युद्ध हारने का। इस
सेशन का आखिरी सवाल, 1765 के संधि के बाद अंग्रेजों ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी कितने रुपए वार्षिक के बदले प्राप्त की थी? ऑप्शन ए 20 लाख, ऑप्शन बी 26 लाख, ऑप्शन सी 30 लाख, ऑप्शन डी 50 लाख। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 26 लाख रुपए। 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर शाह आलम द्वितीय को राजी कर लिया। इसके बदले में कंपनी को करोड़ों रुपए का राजस्व वाला विशाल क्षेत्र प्राप्त हुआ। यहाँ से भारत की दौलत का निकास, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंग्लैंड की ओर शुरू हुआ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जुड़िए और सिलेक्शन डिकोडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।